नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे चैनल बियॉन्ड डिग्रीज पे। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया चाइना रिलेशंस के ऊपर। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि 2020 में इंडिया चाइना को डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश किए हुए 70 साल पूरे हो चुके हैं। तो इस वजह से हम एक नज़र डालेंगे कि कैसा रहा है इंडिया और चाइना का 70 सालों का सफ़र। हम देखेंगे कि कैसे उतार चढ़ाव आए हैं हम दोनों कंट्री के रिलेशंस के बीच में। और हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे बड़े लीडर्स थे इंडिया के या फिर चाइना के, जिन्होंने हम दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस को अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश करने में, आगे बढ़ाने में अपना रोल प्ले किया है। या आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस क्या होते हैं। तो क्या होता है कि जब भी कोई एक अलग कंट्री होती है और वो आज़ाद होती है, जैसे मान लीजिए कि इंडिया था, इंडिया के ऊपर पहले ब्रिटिशर्स का कब्जा था। तो 1947 में जब हम आज़ाद हो गए, तब इंग्लैंड हमें छोड़ के चले गए, हम एक सोवरिन कंट्री बन गए। उसके बाद जब इंडिया आज़ाद हो गया तो अलग अलग कंट्रियों ने इंडिया को रिकॉग्नाइज करना शुरू किया कि ये एक अलग देश बना है, इसको कहते हैं इंडिया, इसका नाम है इंडिया। या फिर एक पाकिस्तान नया देश बना है, इसका नाम है पाकिस्तान। तो जब अलग अलग कंट्रीज रिकॉग्नाइज करती हैं हमें, पहले तो एक बार रिकॉग्नाइज कर लिया गया। उसके बाद फिर क्या होता है कि अलग अलग कंट्रीज जो होती हैं वो अपनी अपनी एम्बेसी खोलती हैं। इंडिया ने अपनी एम्बेसी चाइना में खोली, चाइना ने अपनी एम्बेसी इंडिया में खोली। इसको कहते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश करना। तो इंडिया और चाइना की डिप्लोमेटिक रिलेशन जो हैं उनको इस्टेब्लिश हुए 70 साल पूरे हो गए हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी इंडिया और चाइना के रिलेशन के ऊपर, क्योंकि आप समझ सकेंगे कि इंडिया के चाइना के रिलेशन जो हैं वो कैसे शुरू हुए थे, कैसे उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई, कहाँ पे जाकर के दोनों देशों ने क्या स्टेप्स लिए। तो आपको एकदम अच्छे तरीके से पता लग जाएगा आपने ये तीनों वीडियो का अगर सेट देख लिया। तो मैं ये 3 वीडियो के सेट में लाने वाला हूँ। पूरा आपको ये देखना पड़ेगा इंडिया चाइना रिलेशन को अच्छे से समझने के लिए। तो अब आइए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो जैसे इंडिया जो था वो एक गुलाम कंट्री था, इंडिया के ऊपर दूसरे देशों का कब्जा था, ब्रिटिशर्स का कब्जा था, फ्रेंच का कब्जा था, पोर्टुगीज़ का कब्जा था। उसी तरीके से क्या है कि चाइना भी जो कंट्री है उसके ऊपर भी कई सारे देशों का कब्जा हुआ करता था। जैसे कि जापान हो गया, इंग्लैंड हो गया, और उसके अलग अलग देशों पे अलग अलग यूरोपियन पावर्स ने कब्जा किया हुआ था। 1950 में क्या हुआ कि जो चाइना है उसने अपने ऊपर से जितनी भी कंट्रीज़ थी, क्योंकि इससे पहले 1945 में वर्ल्ड वॉर भी खत्म हुआ था, तो इससे क्या हुआ था कि जितनी भी बड़ी बड़ी यूरोपियन पावर्स थी वो सारी उतनी पावरफुल अब रह नहीं गई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, कि वो चाइना के साथ मुकाबला कर सकें कि नहीं, हम तुम्हें आज़ाद नहीं होने देंगे। तो इस वजह से क्या हुआ कि चाइना ने वो जो सारी कंट्रीज़ थी उन सबको अपने ऊपर से, जो उन्होंने उनका चाइना का कब्जा किया हुआ था एरिया, जिन जो प्रभुत्व किया हुआ था चाइना के ऊपर, वो चाइना ने उनको हटा दिया और बोला कि हम एक सोवरिन कंट्री बनेंगे अब। और चाइना ने बोला कि हमें किसी भी कंट्री की ज़रूरत नहीं है अपने रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए। और चाइना ने ये पहले ही घोषणा कर दी आज़ादी से कि हम एक कम्युनिस्ट कंट्री बनेंगे, हम एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नहीं बनेंगे, हम एक कम्युनिस्ट कंट्री बनेंगे जैसे कि रसिया है। तो इस वजह से क्या हुआ कि सबसे पहले जैसे ही चाइना बना तो जितनी भी सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट कंट्री थी पूरी दुनिया में, जैसे कि क्यूबा हुआ, रसिया हुआ, इन लोगों ने पहले क्या किया कि चाइना को रिकॉग्नाइज करना शुरू किया कि हाँ, एक देश आज़ाद हुआ है, एक नया सोवरेन कंट्री बना है। लेकिन जो भी ऐसी कंट्री थी जो कि नॉन सोशलिस्ट या नॉन कम्युनिस्ट थी, नॉन सोशलिस्ट या नॉन कम्युनिस्ट कंट्रीज जो थी दुनिया में, उनमें से इंडिया पहला ऐसा देश था जिसने कि ये माना था कि अब चाइना एक अलग कंट्री बन गया है। तो इंडिया जो था वो पहली ऐसी कंट्री बन गया जो कि नॉन सोशलिस्ट थी, और उसने चाइना को रिकॉग्नाइज किया था कि हाँ, एक नई कंट्री जो है वो हमारे बगल में बनी है, या फिर अब वो आज़ाद हुई है। क्योंकि इंडिया और चाइना जो है ये दोनों कंट्रीज़ बहुत ही एंशियंट टाइम से पूरी दुनिया पे का जो, अगर आप जीडीपी निकालेंगे, जैसे मान लीजिए पूरी दुनिया की जीडीपी मिला के 100 हुई, तो उसमें से लगभग 25% जो था वो इंडिया अकेले था, और बाकी लगभग 20 से 25% जो है वो चाइना था। तो इंडिया और चाइना जो थे वो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी 2 इकोनॉमीज थे एंशियंट टाइम्स में। तो क्या है कि हमारे जो दोनों देशों के बीच में फ्रेंडशिप रही है, ट्रेड रिलेशंस रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं। तो इस वजह से इंडिया ने एक बार भी नहीं सोचा कि हमें चाइना को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, और इंडिया ने तुरंत आगे बढ़ करके 1950 में जैसे चाइना आज़ाद हुआ, हमने रिकॉग्नाइज किया कि एक नया देश बना है। और फिर क्या है कि इंडिया चाहता था कि चाइना और इंडिया जो है वो साथ साथ एशिया की जो 2 सबसे बड़ी कंट्रीज़ हैं वो 2 सबसे पावरफुल कंट्रीज़ बनी दुनिया की, और आगे चल के पूरी दुनिया बताएं हम कि कैसे हमारी जो सिविलाइजेशन है वो इतनी एंशियंट है, तो हमसे बहुत कुछ है सीखने के लिए, अपने ज्ञान को जो है शेयर करें पूरी दुनिया के साथ। ऐसा नेहरू जी चाहते थे। तो इस वजह से उन लोगों ने अपना स्लोगन दिया, हिंदी चीनी भाई भाई। हालांकि हमें तब ये पता नहीं था कि जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर है उस पर कोई डिस्प्यूट हो सकता है, और हमें ये पता नहीं था कि आगे चल के हम दोनों देशों को आपस में लड़ाइयाँ भी करनी पड़ेंगी। तो भाई एक नज़र डालते हैं कि क्या क्या ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से 1962 में इंडिया और चाइना को वॉर लाना पड़ा। तो 1950 में, जैसा कि मैंने आपको बताया, भी इंडिया और चाइना ने डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश कर लिया, मतलब कि दोनों देशों ने रिकॉग्नाइज किया कि हाँ, एक देश ये भी है, एक देश ये भी है। उसके बाद फिर पहली बार जब मीटिंग हुई इंडिया के, जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, और चाइना के प्रीमियर हुआ करते हैं, क्योंकि वो कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ पे, वो शासन करती है, तो उनके जो हेड होते हैं वही वहाँ पे मोस्टली प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, जो उनकी सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन होती हैं वो उसी पार्टी के थ्रू, जो उनके हेड होते हैं पार्टीज़ के, वही वहाँ पे पहुँचते हैं। तो वहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी के हेड थे उनका नाम था झोउ इनलाई। तो वहाँ पे जो उनके इंपॉर्टेंट सबसे लीडर थे उस टाइम पे, झोउ इनलाई। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जो सबसे बड़े लीडर्स में से एक थे झोउ इनलाई, वो इंडिया में आए 1954 में, और उन्होंने आकर के जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की, और हमने उस टाइम पे पंचशील एग्रीमेंट साइन किया कि हम दोनों कैसे जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में साथ साथ रहेंगे, और आगे चल के हम अपनी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको अच्छे से सुलझा लेंगे, ताकि कोई भी कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री के ऊपर
ऐसा ना हो कि ऑफेंडेड फील करे कुछ भी कोई भी रीज़न होने पे। इसमें से हमने क्या किया, कुछ ऐसा एग्रीमेंट टाइप साइन कर लिया ताकि दोनों कंट्री जो हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस जता सकें, ताकि उनको आगे चल के फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जो पंचशील समझौता था, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। इस नाम से भी हम पंचशील समझौते को जानते हैं। तो कौन कौन से 5 प्रिंसिपल थे, आप ये चाहिए तो इसके नाम आप याद कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि 5 प्रिंसिपल्स कौन कौन से थे पंचशील समझौते के। क्योंकि आगे चल के एक नाम ग्रुप बनाता है NAM करके, उसमें क्या था कि ऐसी कंट्री शामिल थी जो कि ना कि US की तरफ इंक्लाइन थी, ना ही USSR की तरफ, जो दुनिया की 2 सुपर पावर थी उस टाइम पे। तो ये दोनों, इन दोनों ग्रुप्स में जो शामिल नहीं थी ऐसी कंट्रियों ने नाम ग्रुप को ज्वाइन किया। नाम का मतलब था उस टाइम पे कहना चाह रहे थे कि हम ना USA की तरफ इंक्लाइंड है ना USSR की तरफ, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी या फिर अपने देश में जो भी ट्रेड पॉलिसी है बस हम अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। हम ना USA से पूछेंगे कि हमें क्या करना है, ना USSR से, और अपने फैसले हम खुद लेंगे बिना किसी के प्रेशर में आए हुए। तो वहाँ पे भी ये पंचशील समझौते जो थे ये वहाँ भी लागू हुए थे। तो इसमें से पंचशील समझौते जो है वो काफ़ी अहम है, आप इनके 5 पॉइंट याद कर सकते हैं। मैं आपको एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ कि ये 5 पॉइंट क्या थे। पहला था रिस्पेक्टिंग सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ ईच अदर्स, यानी कि 2 कंट्रीज हैं तो दोनों एक दूसरे की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करेंगी। ऐसा नहीं करेंगे कि चाइना ने जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ से अपना BRI बॉर्डर रोड जो है वो वहाँ से निकाल दिया है, तो ये जो है वो सोवरेनिटी के अगेंस्ट चला गया। ये यहाँ पे चाइना जो है वो पंचशील समझौते के अगेंस्ट चला गया। तो पहला पंचशील समझौता क्या था, पहला प्रिंसिपल कि रिस्पेक्टिंग सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ ईच अदर, यानी कि दोनों कंट्री आपस में एक दूसरे की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे। दूसरा था पॉलिसी ऑफ नॉन एग्रेशन टुवर्ड्स ईच अदर, यानी कि दोनों जो कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के ऊपर कभी भी वॉर या फिर कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे कि एग्रेशन नहीं करेंगे एक दूसरी कंट्री की तरफ। ये भी चाइना ने इसको भी, इस प्रिंसिपल को भी साइड लाइन कर दिया। और 1962 में एक बार वॉर लड़ चुके हैं और बीच बीच में भी छोटी छोटी घटनाएं काफ़ी बार हो चुकी हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ नॉन एग्रेशन वाला जो था, ये भी चाइना इसको भी साइड में कर चुका है कई बार। जो हमारा तीसरा प्रिंसिपल था वो था नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल मैटर्स ऑफ ईच अदर, यानी कि जो दोनों कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे के जो भी आंतरिक मामले होंगे उसमें कुछ भी नहीं बोलेगी कभी भी। जैसे कि इंडिया जो है वो इधर मुस्लिम्स के ऊपर जो भी अत्याचार करता है चाइना सिंजियांग प्रोविंस में, उनके ऊपर कुछ नहीं बोलता है। लेकिन जो चाइना है वो क्या करता है, जम्मू कश्मीर के ऊपर हमने जब आर्टिकल 370 हटाया तो पाकिस्तान ने जब उनसे बोला कि आप हमारी इनका मुद्दा UN में उठाइए, तो चाइना ने भी खुल करके पाकिस्तान को सपोर्ट किया और बोला कि जो इंडिया ने यूनिलेटरी फैसले लिए हैं वो गलत हैं। तो ये क्या हो गया, इंटरफेरेंस इन इंटरनल मैटर्स। तो जो हमारे पंचशील के 5 जो सिद्धांत थे उसमें से 3 को तो आप देख चुके हैं कि चाइना ने कैसे साइडलाइन कर दिया। अब चौथा क्या है कि वर्क टुवर्ड्स म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस तरीके से काम करेंगे कि दोनों देश जो कि हैं चाइना और इंडिया, दोनों को फ़ायदा हो आगे चल के उस रिलेशनशिप का। ऐसा ना हो कि कुछ भी हम ऐसा कोई काम करें जिससे कि केवल एक देश को फ़ायदा हो और दूसरे को घाटा हो। जैसे कि चाइना ने इसको भी साइड में कर दिया, और इसका एग्जाम्पल आप क्या कह सकते हैं कि जो चाइना और इंडिया जब ट्रेड करते हैं तो हम दोनों का क्या है कि जो ट्रेड का इम्बैलेंस है, चाइना हर साल हमसे $50 बिलियन कमाता है, तो ये क्या है, ये म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप नहीं है। चाइना हमसे पैसे कमा रहा है केवल, और जब हमारी कंपनियां जाती हैं कि हम चाइना में इन्वेस्ट करेंगे तो चाइना वाले जो हैं वो बोलते हैं कि अपनी पहले टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करिए अगर आप यहाँ पे कंपनियां लगाना चाहते हैं। तो क्या है, ये एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप नहीं है कि इसमें केवल चाइना का ही फ़ायदा है, क्योंकि जो ट्रेड है वो इंक्लाइंड है चाइना की तरफ, और हम जितना बिजनेस करते हैं एक साल में उससे चाइना हर साल $50 बिलियन कमाता है। और जो पांचवा और आखिरी पॉइंट है पंचशील का, उसका नाम है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दोनों कंट्रीज होंगी वो आपस में इस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे कि एक दूसरे के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम ना आए, दोनों के बीच में शांति बनी रहे। मतलब दोनों देश आपस में तरक्की करेंगे लेकिन एक दूसरे के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं डालेगा, मतलब पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रहेगा, शांति बनी रहेगी हमेशा बॉर्डर पर। लेकिन आप देख सकते हैं कि पहले डोकलाम में फिर गलवान वैली में क्लैशेस हो चुके हैं, तो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के अगेंस्ट जा चुका है चाइना इस बार भी। तो आप ये देख सकते हैं कि जो तो वो पाँचों के पाँचों सिद्धांत जो कि पंचशील समझौते से हमें प्राप्त हुए थे, 5 प्रिंसिपल्स जिन पे कि इंडिया चाइना रिलेशंस की नींव रखी गई थी, उनको चाइना ने पहले ही दरकिनार कर दिया है और अब अपने हिसाब से वो फैसले ले रहा है जो उनको सूट करते हैं। तो ये था पंचशील समझौता जो कि 1954 में हमने किया था जब इंडिया और चाइना के रिलेशंस इस्टेब्लिश हुए थे, और इसी बेस पे हमने सोचा था, हमने कोशिश की थी कि हम दोनों देश आगे बढ़ेंगे पंचशील समझौते के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए। तो ये तो था 1954। फिर क्या हुआ कि हमें पता नहीं था, ये आइडिया नहीं था कि चाइना आगे चल के उनको कुछ बॉर्डर से प्रॉब्लम हो सकती है। हमें लगता था जो हमारे हिसाब से बॉर्डर है वही चाइना भी ये बॉर्डर मानता है, तो सब कुछ हंकी डोरी है एकदम, बॉर्डर पे सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर फिर धीरे धीरे हमें पता लगा कि जो बॉर्डर चाइना मानता है और जो चाइना का परसेप्शन है बॉर्डर का और इंडिया का जो परसेप्शन है बॉर्डर का, दोनों ही डिफरेंट है, जिसकी वजह से कभी भी कॉन्फ्लिक्ट वाली स्थिति पैदा हो सकती है। तो इंडिया के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कई बार कोशिश की कि जो डिस्प्यूट है सॉल्व कर लिया जाए, लेकिन ये सॉल्व हुआ नहीं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट था ये क्या था, ये बॉर्डर डिस्प्यूट जो कि जिसकी वजह से आगे चल के लड़ाई भी हुई। तो आप ये देखिए, आप ये दो नाम याद कर सकते हैं। एक हो गया मैकडोनल्ड लाइन और दूसरा है जॉनसन लाइन। तो ये जो जॉनसन लाइन है ये आप देख रहे हैं जो ब्लू वाली लाइन गई हुई है, ये जो ब्लू वाली लाइन है जो कि इंडिया का जो ओरिजिनल हमारा मैप है उसके थ्रू ये बनी हुई है लाइन। तो ये वाली जो लाइन है इसको इंडिया मानता है कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, जॉनसन लाइन हम मानते हैं। और जो चाइना है वो चाइना कहता है कि जॉनसन लाइन जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर हम नहीं मानते। हम कौन सी लाइन मानते हैं, हम मानते हैं ये वाली लाइन जो कि है मैकडोनल्ड लाइन। ये आप देख रहे हैं बीच में ये जो रास्ता गया हुआ है
ये है मैकडोनल्ड लाइन। तो हमारी जॉनसन लाइन के हिसाब से ये पूरा का पूरा जो अक्साई चीन वाला एरिया है ये हमारे इंडिया के मैप के अंदर पड़ता है, इंडिया की टेरिटरी है। लेकिन जो चाइना है उसके हिसाब से यहाँ तक, ये वाला जो आप येलो कलर से मैंने अपनी लाइन खींची है, यहाँ तक इनकी मैकडोनल्ड लाइन आती है। तो ये देखिए, ये वाली जो लाइन देख रहे हैं आप, ये मैकडोनल्ड लाइन इन्होंने यहाँ तक, येलो वाली जो मैंने मार्क किया आपके लिए, इन्होंने यहाँ तक वाली लाइन को बोल दिया कि ये अपना बॉर्डर यहाँ तक मानते हैं। तो आप ये दोनों याद कर सकते हैं कि ये वाली जॉनसन लाइन है और ये वाला मैकडोनल्ड लाइन है। ये जो, तो आप ये देख लीजिए, दोनों याद कर सकते हैं आप। ये वाला जॉनसन लाइन है, ये जो ये ब्लू कलर से शो किया हुआ है। एक बार मैं आपके लिए ये पूरा मैप साफ़ कर देता हूँ, वापस क्लीन कर देता हूँ, ताकि आप नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे आप। मैं ये जो मैंने मार्क किया है हटा देता हूँ। अब आप देखिए, ये जो ब्लू वाली लाइन शो कर रहा है, ये वाला है जॉनसन लाइन, जो कि इंडिया बोलता है हमारी टेरिटरी के अंदर आता है। हम इस वाली लाइन को इंटरनेशनल बाउंड्री मानते हैं। और चाइना कहता है, ये आप जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं ना, ये वाली, ये जो डॉटेड लाइन, चाइना कहता है ये वाली जो डॉटेड लाइन है हम इसको अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री मानते हैं, क्योंकि ये मैकडोनल्ड लाइन, चाइना बोलता है हम मैकडोनल्ड लाइन को मानते हैं। तो इंडिया मानता है जॉनसन लाइन को और चाइना मानता है मैकडोनल्ड लाइन को। तो फिर डिस्प्यूट तो यहाँ पे होना ही होना था, क्योंकि ये जो इतना वाला एरिया जो था, ये वाला जो एरिया था, ये था बन गया था बोन ऑफ कंटेंशन, क्योंकि चाइना बोलता है ये हमारी टेरिटरी और इंडिया बोलता है ये वाली हमारी टेरिटरी के बीच में पड़ता है। तो अब तक लगभग 1956 1957 हो चुका था जब तक ये वाला डिस्प्यूट जो था ये अराइज हुआ था। अब इंडिया और चाइना को पता लग चुका था कि एक डिस्प्यूट है, जिसकी वजह से ये क्या है कि आगे चल के फ्लेयर अप हो सकता है और यहाँ पे कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है काफ़ी कोशिश करी थी कि हमें डिस्प्यूट को सॉल्व कर लें। लेकिन तभी क्या हुआ, हमें 1957-58 में भी ये पता लगता है कि चाइना, ये वाला आप जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये डॉटेड लाइन जो गई हुई है पूरी, चाइना ने, हमें ये पता लगा 1958 में कि चाइना ने एक एक्सप्रेसवे बना लिया है जिसका नाम है वेस्टर्न हाईवे। और ये क्या करता है, सिंजियांग जो है वो यहाँ पर पड़ता है। ये आपको मैं अगले मैप में दिखाता हूँ। ये वाला एरिया आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं हम सिंजियांग। यहाँ पे सिंजियांग पड़ता है और इधर वाला जो एरिया इधर पड़ता है तिब्बत। तो हमें ये पता लगा 1958 में कि चाइना ने सिंजियांग और तिब्बत को ज्वाइन करने के लिए एक यहाँ से ये रोड बना दी है, लगभग कहीं यहाँ से जाती है रोड, तो ताकि सिंजियांग और तिब्बत से वो आपस में कम्युनिकेट कर सके। सिंजियांग जो है वो भी एक उनका बड़ी प्रॉब्लम चलती रहती है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कौन रहते हैं, उइघर मुस्लिम्स चाइना के, जो कि हमेशा चाइना के अंदर से खबर मिलती रहती है कि चाइना उनको प्रताड़ित करता रहता है, उनके ऊपर अलग अलग कानून लगाता रहता है ताकि वो अपने जो मुस्लिम लॉज उनको फॉलो ना कर सकें, और बोलता है कि हम कैंप चला रहे हैं ताकि हम एजुकेट कर सकें मुस्लिम्स को। तो यहाँ पे सिंजियांग वाले प्रोविंस में क्या है कि उइघर मुस्लिम्स को लेकर हमेशा यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है। और तिब्बत जो था ये 1958 में तक ये दूसरी कंट्री थी, लेकिन 1958-59 में क्या किया, चाइना ने इस पर अटैक किया और इसको ऑक्यूपाई कर लिया। तो जब इन्होंने तिब्बत को ऑक्यूपाई कर लिया तो हमें लगा कि चाइना को हमने मान लिया कि चलो ये तिब्बत भी जो है वो चाइना का ही पार्ट है। तो इंडिया ने सोचा कि इससे क्या हो कि दोनों देशों के बीच में कोई कड़वाहट नहीं आएगी और आपस में ये जो छोटे मोटे डिस्प्यूट हैं, ये वाला जैसे मान लिया डिस्प्यूट वाला एरिया था, ये सॉल्व कर ली जाएंगी प्रॉब्लम्स, क्योंकि हमने ऑलरेडी मान लिया है कि तिब्बत जो है वो चाइना का प्रोविंस है एक। तो आप अगर अपने नोट्स बना रहे हैं तो उसमें आप ये दोनों मेंशन कर सकते हैं कि जॉनसन लाइन जो है उसको इंडिया अपने इंटरनल बॉर्डर मानता है और मैकडोनल्ड लाइन जो है उसको चाइना अपना इंटरनल बॉर्डर मानता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे, अगर आप किसी एग्जाम में लिखते हैं तो आपको ज़्यादा मार्क्स दिलाने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, तो एक तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। इंडिया ने तो फिर भी चलो चाइना को अपना भाई मान लिया, इंडिया ने बोला कि चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तिब्बत पे उन्होंने कब्जा कर लिया तो इंडिया और चाइना, अगर इंडिया रिकॉग्नाइज कर लेता है कि तिब्बत जो है वो चाइना का पार्ट है, तो आगे चल के हमारे दोनों के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन फिर क्या होता है कि 1958 में जब उन्होंने कब्जा कर लिया तो जो वहाँ के जो तिब्बत था, वहाँ के जो सबसे हेड जो होते हैं उसे कहते हैं दलाई लामा। तो उस टाइम पे दलाई लामा कुछ ऐसे दिखते थे, जब मैं अभी आपको इनकी आगे फ़ोटो दिखाऊंगा तब आपको पता लगेगा कि दलाई लामा एक्चुअली में अब कैसे दिखाई पड़ते हैं, तो आप उन्हें रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। तो जब दलाई लामा जो थे वो तिब्बत से भागते हुए क्या हुए, वो इंडिया है 1958-59 में, और उन्होंने बोला कि चाइना जो है वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा है, इस वजह से हम तिब्बत को छोड़ करके इंडिया में शरण लेना चाहते हैं। तो इंडिया क्या था उस टाइम पे, जवाहरलाल नेहरू हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनका एक फिगर था वर्ल्ड लीडर टाइप्स, कि मतलब हम दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स में से एक हैं, ऐसा जवाहरलाल नेहरू का ऐसा ऑरा था, ऐसा कद था उनका। तो उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने बोला ठीक है कोई रहना चाहता है हमारे देश में आकर के तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है कुछ दिन के लिए शरण लेना चाहता है अगर तो रह सकता है यहाँ पर। जब ये दलाई लामा इंडिया में आए तो क्या हुआ कि इनके साथ ये पूरे जो कबायली रहते थे जो वहाँ पर तिब्बत में, वो सारे भी इनके साथ साथ कई हज़ारों की संख्या में, 50,000 से ज़्यादा जो थे वो इनकी शरण में आए, इनके साथ साथ जो है वो भी इंडिया में आ गए। तो अब आप ये देख सकते हैं, अब ये कुछ ऐसे दिखते हैं। और ये कहाँ रहते हैं, अभी हिमाचल प्रदेश जो जगह है वहाँ पे एक एरिया है मैक्लोडगंज, वो इंडियन गवर्नमेंट ने इन लोगों को दिया हुआ है, वहाँ पे ये लोग रहते हैं एज ए शरणार्थी। शरणार्थी क्या होता है, जो किसी दूसरे देश का होता है और किसी दूसरी गवर्नमेंट ने उसे शरण दी है कि तुम यहाँ पे रह सकते हो, उसे कहते हैं शरणार्थी। तो वो ये तिब्बत से जो इनके दलाई लामा थे ये भागते हुए इंडिया में, और ये मैक्लोडगंज में रहते हैं। और इंडियन गवर्नमेंट भी देखती है कि इनको कोई कमी ना हो और ये आपस आसानी से वहाँ पे अच्छे तरीके से रह सकें। जब दलाई लामा आए तो जवाहरलाल नेहरू गए उनको रिसीव करने के लिए। तो ये सब देख करके, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को लगा कि ये एक स्पिरिचुअल लीडर हैं और ये अगले देश से भाग के आ रहे हैं, तो हम जाके मिलते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, इनके साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि ये वापस चले जाएँ कुछ दिनों में। तो जवाहरलाल नेहरू बात करने के लिए गए इनसे, लेकिन क्या हुआ कि चाइना बुरा मान गया इस चीज़ का। चाइना को लगा कि अब इंडिया जो है वो उनके इंटरनल मैटर में इंटरफेयर कर रहा है, क्योंकि हमने तो दलाई लामा को शरण दी थी एज ए
हमने कोशिश करी थी कि एक जेस्चर होगा ह्यूमनिज़म की तरफ, कि हम किसी से भेदभाव नहीं करते, कोई भी आकर के यहाँ पे शरण ले सकता है जिसको भी अगर प्रॉब्लम लग रही है कुछ। लेकिन चाइना ने इसको कुछ और तरीके से ही ले लिया और उनको लगा कि आज इन्होंने दलाई लामा को शरण दिया तो कल ये तिब्बत के ऊपर भी वापस अटैक करके कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, कि तिब्बत जो है वो चाइना का नहीं है, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो इसमें से क्या हुआ, चाइना बहुत ऑफेंडेड फील करने लगा और फिर एक तो बॉर्डर डिस्प्यूट चल ही रहा था और दूसरा ही दलाई लामा, ये दो बहुत बड़े रीजन थे जिसका रिजल्ट क्या हुआ 1962 वॉर, जिसके बारे में काफ़ी सारी कहानियाँ हैं, सब लोग जानते होंगे 1962 वॉर के बारे में, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करने वाला हूँ, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग अगर मुझे कमेंट में बोलेंगे तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। फिर 1962 वॉर की वजह से क्या हुआ कि जो इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, उनकी जो वर्ल्ड लीडर की छवि थी, उनकी इमेज जो थी वो काफ़ी उनको धक्का लगा, क्योंकि वो तो कह रहे थे हिंदी चीनी भाई भाई। हमें ये तो पता था कि चाइना इससे ऑफेंडेड फील कर रहा है, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा था कि चाइना इतनी सी बात को लेकर के इंडिया के ऊपर अटैक कर देगा, क्योंकि चाइना है बड़ी कंट्री, उस टाइम पे बड़ी कंट्री थी, लेकिन वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था कि वो इंडिया को हरा दें। इंडिया ने अपनी एयरफोर्स का यूज़ नहीं किया था 1962 के टाइम पे, अगर हम करते तो हो सकता था रिजल्ट कुछ और होते, लेकिन हमने कोशिश नहीं करी। हमने यही सोचा कि हिंदी चीनी भाई भाई हैं तो हम आपस में बातचीत करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही चाइना के दिमाग में चल रहा था जो कि हम पढ़ नहीं पाए। तो इससे क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू की छवि को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा और इस वॉर के 2-4 साल के बाद ही वो 1965-66 में मर गए। उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, जिसको कि आप इंग्लिश में हार्ट अटैक भी कह सकते हैं। उसके बाद फिर काफ़ी सालों तक 1962 वॉर के बाद से इंडिया और चाइना के जो रिलेशन थे वो ठंडे बस्ते में चले गए एकदम। कोई बातचीत नहीं हुई, कोई ट्रेड नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ एकदम बंद हो गया। एक तो इस तरीके से ये काफ़ी दिनों तक ये चला। तो जिस तरीके से हमने अपनी इकोनॉमी 1991 में ओपन की, उसी तरीके से चाइना भी जो था वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी था लगभग 1980 तक। 1979 में जाकर के उन्होंने अपनी इकोनॉमी को खोला पूरी दुनिया के लिए। तो तब तक तो इंडिया और चाइना के जो रिलेशन थे वो एकदम कुछ भी मतलब ना के बराबर थे, एकदम नेग्लिजिबल। तो इस वॉर से लेकर के 1979 तक हमारे रिलेशन जो थे वो एकदम नेग्लिजिबल थे। 1979 में क्या हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी आए थे फॉरेन मिनिस्टर, वो चाइना गए थे ताकि वो दोबारा से हम कोशिश करें कि हमारे जो रिलेशन हैं उसको हम सही कर सकें, क्योंकि दो इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं अगर नेबर्स हैं, और अगर उनके बीच में कुछ बातचीत नहीं हो रही है तो आगे चल के ये भी एक प्रॉब्लम बन सकती है बहुत बड़ी। तो इसमें ऐसे क्या हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो इंडिया की तरफ से एज ए फॉरेन मिनिस्टर गए कि हम आपस में फिर से रिलेशन जो है उनको अच्छा करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम आपस में ट्रेड करें और ये जो दूरी है उनको कम करने की कोशिश करें। तो 1979 में अटल बिहारी वाजपेयी गए। उसके बाद फिर जो पहली बार प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया से गए वो 1988 में गए, राजीव गांधी। ये आप देख सकते हैं, मैंने 1988 की फ़ोटो लगा दी है, ये राजीव गांधी हैं और ये वहाँ पे सीसीपी के लीडर थे उस टाइम पे, डेंग जियोपिंग। वो वहाँ पे आज उनका नाम जो है वो बहुत ही बड़े स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है चाइना के लीडर्स में। डेंग जियोपिंग वहाँ के बहुत बड़े गद्दावर नेता थे। तो ये आप देख सकते हैं वहाँ पे कितनी गर्मजोशी से इनका स्वागत किया गया था राजीव गांधी का जब ये 1988 में बीजिंग पहुँचे थे। ये पूरी इसमें से क्या हुआ कि जो सारी की सारी इंटरनेशनल मीडिया है वो इसको कवरेज दे रही थी कि देखते हैं कि कैसा रहता है, ये जो दो बड़े बड़े नेता मिल रहे हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है। तो सबकी नज़र थी इस मीटिंग पे। ये मैंने कुछ आपके लिए और इमेजेस लगा दी हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। ये सोनिया गांधी हैं जो कि अब कांग्रेस की लीडर हैं, और ये पीछे देख सकते हैं पे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। जो भी चाइना गए थे तो इन्होंने कुछ सोचा कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही फेमस है और दुनिया के 7 अजूबों में से एक था। उन्होंने सोचा कि वहाँ भी चलते हैं एक बार। तो ये मतलब राजीव गांधी गए तो इन्होंने कोशिश करी कि जो बड़े बड़े दो देश हैं ये आपस में थोड़ा क्लोज आएँ और वापस से ट्रेड चालू हो, दोनों देशों में अच्छे संबंध हों, वार्ता चालू हो। तो इस वजह से क्या हुआ, इन्होंने यहाँ पे काफ़ी फील गुड फैक्टर के लिए यहाँ पे इन्होंने काफ़ी फ़ोटो शूट्स भी करवाए और काफ़ी अच्छी तरीके से मीटिंग्स हुई। वो आप लोग सोच रहे होंगे कि जब इतने दिनों तक कोई भी टाई नहीं थे, चाइना इंडिया के रिलेशन ठंडे बस्ते में थे, तो अचानक ऐसा क्या हो गया जो राजीव गांधी ने सोचा कि हम चलते हैं चाइना 1988 में, जब सब कुछ चल रहा था ठीक ठाक ही। तो मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे रीज़न क्या था। इसके पीछे रीज़न ये था कि 1986-87 में ही एक अरुणाचल प्रदेश वाला जो एरिया है वहाँ पे एक वैली है, उसका नाम है सुमदुरोंग चू। इस जगह पे क्या हुआ था, जैसे अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा जो डोकलाम वैली है, वहाँ पर 100 दिनों से ज़्यादा तक स्टैंड ऑफ चला था और चाइना की आर्मी और इंडिया की आर्मी दोनों एक दूसरे की आँख में आँख डाल के बात कर रही थी, और लेकिन बस गोली नहीं चली, कोई लड़ाई नहीं हुई, लेकिन दोनों देशों की आर्मी जो है वो आमने सामने खड़ी थी। तो इसी तरीके का कुछ उस टाइम पे सुमदोरोंग चू में हुआ था 1986-87 में। तो इसको सॉल्व करने के लिए, ताकि ये चीज़ आगे ना बढ़े, कोई आगे चल के क्लैश ना हो, इस वजह से क्या हुआ था, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर जो है उन्होंने इंडिया को आमंत्रित किया था कि आप आइए और चाइना में आकर के हमारे जो लीडर हैं डेंग जियोपिंग उनसे बात कीजिए और कोशिश करिए कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि वो भी यही चाहते हैं। तो दोनों लीडर्स दोनों अगर साथ में आकर के बैठ के बातचीत करेंगे तो इस चीज़ का सॉल्यूशन निकल जाएगा। उस टाइम पे क्या था कि कांग्रेस के इलेक्शंस भी आने वाले थे हमारे देश में, तो अगर ऐसा होता तो इनको राजीव गांधी को ऐसा लग रहा था कि आगे चल के कोई पॉलिटिकल फ़ायदा भी उठाया जा सकता है अगर ऐसा ये स्टैंड ऑफ चलता रहा। तो इस वजह से क्या है कि इन्होंने सोचा कि जल्दी से जल्दी डिस्प्यूट को सॉल्व कर लिया जाए। तो इस वजह से इन्होंने भी देरी किए बिना ये पहुँच गए चाइना कि हम अच्छे रिलेशन अपने करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं उस टाइम की फ़ोटोज़ मैंने यहाँ पे लगाई दी है। तो जब दोनों लोगों की मीटिंग हुई तो उसमें ये फैसला हुआ कि एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो है JWG
वो सेट किया जाएगा कि बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर वो अपनी नज़र बनाएगा और वो देखेगा कि इसको कैसे जल्दी से जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं, ताकि आगे चल के कोई भी ऐसी स्थिति ना बने 1962 वाली, जिससे कि वॉर करनी पड़े एक दूसरे देशों के आपस में, दोनों देशों के वॉर हो। तो मतलब एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो है वो फॉर्म किया गया, जो कि स्पेशली बॉर्डर डिस्प्यूट्स के ऊपर काम करेगा। आपको तो पता ही है कि इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है वो बहुत बड़ा है। हम जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 4000 किलोमीटर का जो एरिया है वो इंडिया और चाइना का बॉर्डर है। तो इसके लिए हमने ये जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया, ताकि जितने भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं इस पूरे रीजन में उसको सॉर्ट आउट किया जाए जल्दी से जल्दी। फिर क्या था, 1988 से दोनों देशों के रिलेशन जो है इंडिया और चाइना के, वो थोड़ा पटरी पे वापस आने लगे। दोनों देशों में धीरे धीरे ट्रेड इस्टेब्लिश होने लगा, दोनों देशों के रिलेशन जो हैं वो अच्छे होने लगे और दोनों देश आपस में साथ आकर के काम करने लगे, कई जगह पे हम कोऑपरेट करने लगे। और उनकी तरफ से भी ऐसा रिस्पांस मिला था कि वो भी चाहते हैं कि बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो, कम से कम उस टाइम पे तो ऐसा ही लग रहा था हमें। तो अब आप ये देख सकते हैं 1993 में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर बने पीवी नरसिम्हा राव, तो ये भी चाइना की यात्रा पे गए। उस टाइम पे क्या हुआ कि कई सारे एग्रीमेंट साइन हुए बॉर्डर डिस्प्यूट्स को और जल्दी सॉल्व करने के लिए। तो वहाँ पे ही जो आप आजकल आप ये सुनते होंगे कि कोई भी जो देश है, चाइना या फिर इंडिया, उनके सैनिक जो होते हैं वो बंदूकें लेकर के नहीं जाते हैं बॉर्डर पे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 1993 वाली ये जो डेट है आप ये याद कर लीजिए, इसी टाइम पे एग्रीमेंट साइन हुआ था। 1993 में ऐसा एग्रीमेंट साइन हुआ कि जो भी इंडियन आर्मी हुई या चाइनीज़ आर्मी हुई जो कि बॉर्डर पे है, इंडिया चाइना बॉर्डर के, तो 2 किलोमीटर का जो एरिया है बॉर्डर के दोनों साइड में, वहाँ पर जा कर के ये कोई भी बंदूकें नहीं लेके जा सकते या फिर कोई भी हथियार जो है अपने साथ में नहीं लेके जा सकते, जिससे कि कोई भी क्लैश होने की संभावना जो है वो कम से कम हो। और अगर मान लीजिए कि दोनों देशों की जो सेना है वो आमने सामने गलती से अगर पड़ जाती है, तो वो दोनों देशों को ऐसा झंडा दिखाएंगे, इंडिया वाले चाइना को दिखाएंगे और चाइना वाले इंडिया को दिखाएंगे। ये आपने फ्लैग्स देखे होंगे, हमेशा ये टीवी मीडिया पे शो करता है जब भी कभी भी डिस्प्यूट होता है कुछ भी, तो ये ऐसे वाले झंडे दिखाएंगे, इस पर लिखा हुआ है कि यू आर इन इंडियन टेरिटरी, और चाइना वाले बोलेंगे यू आर इन चाइनीज टेरिटरी। जैसा भी दोनों में से जिनको भी सही लगता है उसका ये झंडे दिखा करके लोग अपने अपनी टेरिटरी में वापस चले जाएंगे, अगर किसी को लगता है कि वो दूसरी टेरिटरी में आ गया है तो। इसके अलावा कोई भी दूसरा काम नहीं करना। और ये जो ये वाला हमने एग्रीमेंट किया था कि 2 किलोमीटर के दायरे में बंदूक लेकर के कोई भी हथियार लेकर के कोई भी नहीं जाएगा, ये एकदम बाइंडिंग था कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी मतलब कम वॉट में, वी कैन नॉट यूज़ वेपन्स। 1993 में ये एग्रीमेंट साइन हुआ। और ये वाली बात मैं आपको बताना भूल गया था, मैं मुझे आपको फिर से बता देता हूँ, नहीं तो आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बताया नहीं। तो आप ये वाला जो एरिया देख रहे हैं, मैंने आपको बताया कि एक तो जॉनसन लाइन थी और दूसरी क्या थी, मैकडोनल्ड लाइन। मैकडोनल्ड लाइन जो थी ये डॉटेड वाली मैकडोनल्ड लाइन थी, और ये डॉटेड वाली मैकडोनल्ड लाइन थी, और ये जो ब्लू लाइन थी ये वाली जो थी हमारी, ये जॉनसन लाइन थी। और जो ये वाली लाइन देख रहे हैं ये वाली, ये अब वो लाइन है जिसे कहते हैं हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। और ये कब बनी थी हमारी? जब 1962 में चाइना ने अटैक कर दिया था इंडिया के ऊपर। उस टाइम पे ये वाली यहाँ पे आ गए थे चाइना वाले इंडिया के अंदर घुसते हुए, और उन्होंने मतलब उनकी जो LAC मानते हैं वो उससे भी वो अंदर आ गए थे, और आकर के आज उनका जो कब्जा है वो यहाँ तक है। तो अगर आप कोई भी खबर सुनते हैं, जो भी हम जैसे कि मान लें गलवान वैली वाली जो खबर आ रही है, वो सब इसी एरिया के आसपास होती है। तो अब इंडिया जो है वो यहाँ पर है, जबकि हम अपना बॉर्डर कहाँ तक मानते हैं? इस ब्लू वाले एरिया तक मानते हैं। बस यही रह गया था। वापस चलते हैं 1993 में पीवी नरसिम्हा के पास। तो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए थे, उनका जो सार था वो मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई भी कंट्री जो है वो अगर देखती है कि दूसरी कंट्री या कोई बंदा उनकी कंट्री के बॉर्डर के जो वो मानते हैं उसके अंदर आ गया है, तो वो ऐसे हम सिंबल्स दिखाएंगे उनको, बोर्ड दिखाएंगे, ऐसे उस पर लिखा होगा यू आर इन इंडियन टेरिटरी और यू आर इन चाइनीज टेरिटरी एंड प्लीज़ गो बैक। और दूसरा क्या है कि कोई भी जो सेना होगी वो वहाँ पे कोई भी हथियार लेकर के नहीं जाएगी विद इन 2 किलोमीटर्स ऑफ एरिया, ताकि कभी ऐसा ना हो कि गोली चल जाए और वो फ्लेयर अप हो जाए और कोई बड़ी लड़ाई में कन्वर्ट हो जाए। तो इसमें ऐसा क्या है कि वो एकदम बैन है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो फिर एक बार तो हमने 1993 में एग्रीमेंट साइन किए, फिर पीवी नरसिम्हा राव वापस आए, फिर 1996 में हमने और कई सारे एग्रीमेंट साइन किए, ताकि बॉर्डर को लेकर के हम नहीं चाहते थे कि कोई विवाद वापस हो। तो इसलिए हमने ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं, CBM कहते हैं इन्हें शॉर्ट फॉर्म, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, ये हमने 1996 में कई सारे ऐड किए। उनमें से जो सबसे मेन है वो मैंने आपके लिए यहाँ पे नोट डाउन कर दिए, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ शॉर्ट में। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स क्या थे कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी मिलिट्री ड्रिल चाइना कर रहा है या इंडिया कर रहा है अपने बॉर्डर में, तो क्या होगा कि एक कंट्री जो है वो कोई भी मिलिट्री डील करने से पहले जो दूसरी वाली कंट्री है उसको पहले ही बता देगी। चाहे वो इंडिया करेगा तो इंडिया पहले चाइना को बता देगा कि हम ये एक मिलिट्री डील करने वाले हैं, तो आप ये मत समझना कि आपके ऊपर गोलाबारी होने वाली है या फिर हम यहाँ पे लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, ये एक मिलिट्री डील होने वाली है। दूसरा क्या था कि हमने आपस में एग्रीमेंट साइन किया कि जो हमारे जो ट्रूप्स का लेवल है, जैसे कि आजकल तो आप सुन रहे होंगे जब से गलवान वैली वाला इंसिडेंट हुआ तो बॉर्डर पर जो ट्रूप्स हैं उनकी तादाद लाखों में पहुँच गई है। लेकिन पहले क्या था कि हमने कोशिश की थी कि जो इनकी तादाद है वो कम से कम हो, मतलब मिनिमम लेवल पे हो, एकदम बेयर मिनिमम लेवल पे इनकी संख्या हो। ऐसा हमने 1996 के एग्रीमेंट में साइन किया था। और फिर हमने ये भी साइन किया था कि एक कंट्री की जो सेना है वो दूसरी कंट्री की जो सेना है उसके ट्रूप कैसे मूव कर रहा है, उनका क्या फॉर्मेशन है, कैसे वो कहाँ आ रही हैं, उनकी गाड़ियाँ कहाँ जा रही हैं, इसके बारे में भी वो जानकारी ले सकते हैं, उनके ऊपर नज़र बना सकते हैं, उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर टेकिंग परमिशन फ्रॉम अनदर मतलब कि अगर चाइना ऑब्जर्व करना चाहता है ट्रूप मूवमेंट इंडिया कैसा कर रहा है, इंडिया का ट्रूप मूवमेंट्स क्या हैं,
तो उसके पहले उसे चाइना को परमिशन लेनी पड़ेगी। हालांकि ये तो एक सिंपल पेपर और पेन का एग्रीमेंट, आजकल तो सैटेलाइट्स आ गई हैं, हर कंट्री इंडिया चाइना के ऊपर नहीं रखता और चाइना इंडिया के ऊपर। लेकिन उस टाइम पे जब हमारे पास इतनी सैटेलाइट्स नहीं हुआ करती थी तो हमने उस टाइम पे एग्रीमेंट्स बनाए थे कि अपोजिट कंट्री जो है वो पहले परमिशन लेगी, तब वो ऑब्जर्व करेगी ट्रूप मूवमेंट कैसा हो रहा है या फिर जासूसी करने की कोशिश करेगी, पहले नहीं करेगी ये काम बिना दूसरे देश को बताए हुए। ये देखिए मैंने आपके लिए कटआउट लगा दिया इकोनॉमिक टाइम्स का। इसमें आप देखिए साफ साफ देख सकते हैं क्या लिखा है, 1993 और 1996 के एग्रीमेंट जो हुए थे उनका चाइना जो है वो वायलेट कर रहा है उनको। ये कब का है, जब ये गलवान वैली क्लैशेस हुए थे तब ये इंडिया ऐसा कह रहा है। तो ये एग्रीमेंट कौन से थे तब आप लोग समझ नहीं पाएंगे पढ़ने के बाद कि क्या कहना चाह रहे हैं, कौन से एग्रीमेंट थे। लेकिन आज आपको मैंने डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया ताकि आप जब अगली बार न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और उसमें ऐसी खबर छापेंगे कि चाइना ने वायलेट किए हैं जो इंडिया ने एग्रीमेंट किया था 1993 1996 में, तो आप इजीली आसानी से उसे समझ पाओगे कि क्या एग्रीमेंट्स हुए थे उस टाइम पर। अब हम चलते हैं 1993 से 2003 में। 2003 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं उनके चाइना के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशन थे, क्योंकि आप ये देख सकते हैं जो पहली फ़ोटो है ये डेंग जियोपिंग है। डेंग जियोपिंग जो मैंने आपको पहले बताया था 1979 में, जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो उस टाइम पे फॉरेन मिनिस्टर थे, तभी वो चाइना गए थे। तो ये उन चुनिंदा मंत्रियों में से, नेताओं में से हैं इंडिया के, जो कि कई बार चाइना जा चुके हैं और चाइना के जो लोग हैं वो भी इनकी काफ़ी इज्जत करते हैं। वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी इनकी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की काफ़ी इज्जत करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये बंदा जो है वो जेनविनली बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना चाहता था। और अटल बिहारी वाजपेयी जी भी इस बात को कई बार कह चुके हैं कि मैं अपने जीते जी चाहता था कि ये बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो सॉल्व हो जाए जो इंडिया और चाइना के हैं, ताकि इंडिया और चाइना जो है वो अपना 100% आपस में आकर के साथ में मिलजुल करके ट्रेड कर सकें और दूसरे काम कर सकें, ताकि हम साथ साथ मिलकर तरक्की कर सकें। जब अटल बिहारी वाजपेयी 2003 में प्राइम मिनिस्टर बने तो ये भी चाइना गए और इन्होंने वहाँ पे जाकर के क्या किया, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म जो था वो वहाँ पे फॉर्म किया गया 2003 में। क्या किया गया, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म, SRM इसको कहते हैं, इसके शॉर्ट फॉर्म। इसमें क्या किया गया, इन्होंने कोशिश करी कि हम एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म बनाएंगे जिसमें कि जो टॉप लेवल के बॉर्डर ऑफिसर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे BSF के वहाँ पे जो ऑफिसर्स हुए वो कौन कौन से हैं वो वहाँ पे शामिल होंगे। इसी तरीके से जो चाइना के बड़े जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो शामिल होंगे और इस तरीके से एक मैकेनिज्म हम क्रिएट करेंगे कि अगर कोई भी मान लीजिए आपस में कोई भी छुटपुट ऐसी कोई भी स्किरमिस होती है बॉर्डर पर, तो उसको आसानी से जल्दी सॉल्व किया जाए ताकि वो आगे और ना बढ़ पाए। तो ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म फॉर्म किया गया 2003 में। इसका जो सबसे मेन एम था वो यही था कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी जो है वो बॉर्डर पे प्रिवेल करे, कभी वहाँ पे कोई लड़ाई ना हो, छुटपुट ये जो मुठभेड़ होती रहती है, पहले एक बार गलवान वैली में हुई, अभी डोकलाम में हुई थी। तो ये सारी जो चीज़ें अब हो रही हैं ये हमने कोशिश की थी 2003 वाले एग्रीमेंट से कि ये सब सॉर्ट आउट हो जाए, ये ऐसी प्रॉब्लम दोबारा ना क्रिएट हो। लेकिन चाइना है कि भाई कुछ ना कुछ 3-5 से करना ही है, तो वो अपनी वाली भी करे बिना मानने वाला है नहीं। तो अब उसने क्या किया है कि अब तभी हमें आपने देखा होगा, हम रिपोर्ट छापते रहते हैं कि जितने भी हमारे एग्रीमेंट थे उसको चाइना वायलेट कर चुका है। अब हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं अपनी इस वीडियो को 2019 में 18 में, जब हमारा पहले वुहान समिट हुआ था, फिर हम मल्लापुरम स्पिरिट के नाम से एक दोबारा हमारी मीटिंग हुई। तो दो देशों की, जो दो दुनिया के सबसे बड़े देश हैं, इनकी मीटिंग हुई थी लगातार 2018, और ये वाली 2018 में हुई थी और ये वाली हुई थी 2019 में। तो यहाँ पे हमें लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा एग्रीमेंट करने वाले हैं हम, या तो हम ट्रेड डील साइन कर लेंगे, इंडिया चाइना की ट्रेड डील। पूरी दुनिया सोच रही थी कि इंडिया क्या करने वाला है, चाइना ऐसा क्या करने वाला है, दोनों देश मिलकर के कोई बड़ा काम करने वाले हैं। हम आपस में एग्रीमेंट कई सारे हमने साइन किए कि हम टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, हम बॉर्डर डिस्प्यूट को जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे, और काफ़ी सारी चीज़ें हमने खूब सारी बातें करी कि कैसे हम दोनों देशों के पीपल टू पीपल कनेक्ट को और बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने काफ़ी सारी की। लेकिन फिर क्या हुआ 2019 में कि काफ़ी सारी बातें हुई इस चीज़ को भी लेकर के कि जो ट्रेड डेफिसिट है जो कि $50 बिलियन पहुंच गया, उसको कम से कम कैसे किया जाए। तो काफ़ी सारी बातें हुई 2019 तक। और फिर क्या हुआ कि 2019 के अंत से ही कोविड शुरू हो गया, और 2020 तक आते आते क्या हुआ, इन्होंने पूरी दुनिया में बवाल मचा दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि पूरी दुनिया में एक एंटी चाइना सेंटीमेंट क्रिएट हो गया। और उसके बाद तो आप देखिए ना, इन्होंने जो बची कुछ कसर थी वो गलवान वैली से पूरी कर दी। तो आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब काफ़ी बड़ा हो रहा है और आगे हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम बात करेंगे कि क्या 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 रीजन्स हैं जो कि चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट जो हैं वो इंडिया के साथ इतने सारे हैं। चाइना की आइडियोलॉजी कैसी है जो कि वो ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता है, ना ही सिर्फ इंडिया के साथ बल्कि और भी जो दुनिया की कई सारी कंट्रीज हैं उनके इतने सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। तो उसके पीछे आइडियोलॉजी क्या है, क्या चाइना की कौन सी ऐसी आइडियोलॉजी है जो इसके पीछे काम करती है। हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से मेजर पॉइंट ऑफ कंटेंशन है इंडिया चाइना बॉर्डर में, और हम देखेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या हैं इंडिया चाइना रिलेशंस के ऊपर और कैसे इनको वर्कआउट किया जा सकता है ताकि हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे हों। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप वीडियो नंबर 2 और 3 जो है इसके पार्ट आएंगे, जो पार्ट 2 और पार्ट 3 उनको देखना ना भूलिए, तभी आपकी जो ये पूरी जो सीरीज़ है इंडिया चाइना रिलेशंस के ऊपर ये कंप्लीट हो पाएगी। और फिर आपका जो इंडिया और चाइना को देखने का नज़रिया है इंडिया चाइना रिलेशंस को, और किस तरीके से ये पूरी दुनिया के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर द वीडियो। मैं ऐसी कई सारी और वीडियोस लाता रहता हूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के भी कई सारी वीडियोस देख सकते हैं जो मैंने फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर बनाई हुई है। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई है हमारी नेबरहुड्स के ऊपर, कैसे रिलेशन हैं हमारे इंडिया के साथ नेबर्स के, और भी अलग अलग देशों के साथ, US के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, ईरान की, या फिर इंडिया फ्रांस के रिलेशन कैसे हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन कैसे हैं, इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशन कैसे हैं। तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो
देखने का नज़रिया, इंटरनेशनल लेवल की जो पॉलिटिक्स होती है उसको आप आसानी से समझ पाएंगे। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। बाय।